स्वागत है सभी दोस्तों का आज के इस सेशन में। और आज के इस सेशन में बात करेंगे संजीव डैश कुर्क मॉडल पेपर नंबर 5 उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 12th विषय राजनीतिक विज्ञान। इसके बारे में संपूर्ण चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों। अगर पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है तो मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। मात्र 60-70 दिन है, अपनी मेहनत को एक मजबूत तरीके से करिए, एक सटीक रणनीति के साथ करिए, जिससे आप बोर्ड के अंदर 90% से अधिक अंक प्राप्त करने में एक सफल नागरिक के रूप में, एक सफल विद्यार्थी के रूप में आगे आए और अपने माता पिता और परिवार का नाम रोशन करें। तो चलिए दोस्तों, जैसी हेल्प हमसे होती है ऑनलाइन वैसी हम कर रहे हैं। और आप अपनी ज़्यादातर समय किताबों के साथ बिताइए, जिससे आपको अच्छी बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि ऑनलाइन तो वैसे नॉर्मल समझने की बात है, ज़्यादा कोई बेनिफिट इससे नहीं मिलता है। फिर भी नॉर्मल अगर अच्छी कोई तैयारी करवा रहा है तो ज़रूर करिए। तो चलिए आइए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखे। पहला है दोस्तों, शीत युद्ध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो मैंने स्पष्ट कलर चेंज करके लगा लिया है, क्योंकि शीत युद्ध के बारे में दोस्तों ये अमेरिका सोवियत संघ के बीच एक प्रतिस्पर्धा थी, बिल्कुल शीत युद्ध थी। शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की सह है, ये महाशक्तियों के बीच विचारधारा को लेकर एक युद्ध था, बिल्कुल सही है। और इसके अंदर अमेरिका और सोवियत संघ के सीधे युद्ध शामिल थे, ये दोस्तों इसके अंदर नहीं था। नेक्स्ट दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। समाजवाद, प्रभावी विचारधारा, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व, नियंत्रण, जनता को आर्थिक आज़ादी थी, ये दोस्तों इसके अंदर सही है। तीसरा प्रश्न है, दक्षिणी एशियाई सहयोग संगठन सार्क का गठन किया गया। सार्क का गठन कब किया गया दोस्तों? 1985 के अंदर किया गया। और मेरा आपसे सवाल है कि सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें नीचे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव बनाता है। परमाणु क्षमता, भारत संयुक्त राष्ट्र का जन्म से ही सदस्य है, भारत एशिया में है, भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और राजनीतिक स्थिरता है, वो एक ऐसा कारण है जो भारत को यूएनए के अंदर क्या स्थायी सदस्य के प्राप्त करने का एक प्रस्ताव मजबूत बनाता जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्व नियंत्रण संधि है। तो कौन सी संधि दोस्तों? अस्त्र परिसीमन संधि, 2002 सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, परमाणु अवसार संधि और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न है, स्थलीय हिम का 90% हिस्सा और धरती पर मौजूद स्वच्छ जल का 70% हिस्सा कहाँ मौजूद है दोस्तों? अटलांटिक के अंदर है। कहाँ है? अटलांटिक के अंदर है। नेक्स्ट सातवें प्रश्न की बात करते हैं, भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम है, बिल्कुल सही है। ये तो धर्म के आधार पर दो प्रांतों में पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ, बिल्कुल सही है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान में संगति नहीं थी, और इसके अंदर गलत है। विभाजन योजना में ये बात शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी का अदला बदला होगा, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आठवें प्रश्न की। आठवां प्रश्न है, 1959 में कांग्रेस सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 356 के तहत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। हमारा नवा प्रश्न है, भारत का संविधान तैयार किया गया 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार किया गया। नेक्स्ट 10वां प्रश्न की बात करते हैं, बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही नहीं है। दोस्तों आप बॉम्बे प्लान के बारे में विस्तार से याद रखना। एक प्रश्न 100% बॉम्बे प्लान के रूप में एक प्रश्न 100% पेपर के अंदर छपने वाला है। और कई विद्यार्थियों के ये मन में चल रहा है गलत फैक्ट की एग्ज़ाम नहीं होगा। दोस्तों मैं 100% कहता हूँ एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम होगा। क्यों होगा? प्रूफ क्या है इसके अंदर के सर? आपको क्या प्रूफ है? प्रूफ ये है कि जब तक सीबीएसई निर्णय बोर्ड रद्द करने का नहीं लेगा तब तक आरबीएसई बोर्ड इस प्रकार की कोई गलत रणनीति और गलत फैसला नहीं उठा सकता है। दोस्तों मैं बात करता हूं 2021 की। जैसे ही सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा को रद्द किया, उसके तुरंत बाद आरबीएसई ने बोर्ड परीक्षा को रद्द किया। अगर आपको ये भी अच्छी तरीके से जानना चाहते हो तो पिछले अखबार पढ़िए आप, और
न्यूज़पेपर पर भी इस चीज़ें ये आई हुई है तो वहाँ से देखिए, लेकिन मैं 12th में पहले था तो अब मेरे को 100% पूरा पता है कि जैसे ही सीबीएसई ने रद्द का निर्णय लिया उसके तुरंत एक दिन बाद आरबीएसई ने निर्णय लिया। इसलिए सीबीएसई वर्तमान में कह रहा है कि एग्ज़ाम 100% कराएंगे हम, तो आरबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 100% कराएगी। ये भी ध्यान में रखना दोस्तों, तैयारी करना, किसी के बहकावे में मत आना। बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही नहीं है, तो कौन सा सही? इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था, ये दोस्तों इसके अंदर सही नहीं है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, BKU किन प्रदेशों के किसानों का संगठन है? BKU किन प्रदेशों के संगठन है दोस्तों? किसानों का पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा। किसका है? पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा। नेक्स्ट बात करते हैं 12वें प्रश्न की। 12वां प्रश्न है, जनता पार्टी का उदय कब हुआ? जनता पार्टी का उदय कब होता है दोस्तों? जनता पार्टी का उदय होता है 1977 के अंदर। कब होता है? 1977 के अंदर जनता पार्टी का उदय होता है। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर गिराई गई परमाणु बम का गुप्त नाम क्या था दोस्तों? ये मैंने जो कलर चेंज किए, ये खाली स्थान है। लिटिल बॉय तथा फेट मैन, ये इनके गुप्त नाम हैं। जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर गिराई गई परमाणु बम का गुप्त नाम क्या है? लिटिल बॉय तथा फेट नेम था। दूसरा है दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था। तीसरा है, मानवाधिकार की रक्षा में सक्रिय 2 स्वयंसेवी संगठन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल और दूसरा है ह्यूमन राइट्स वॉच। कौन सा है दोस्तों? ह्यूमन राइट्स वॉच। चौथा है, रजवाड़ों के शासक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करके भारतीय संघ में शामिल हुए थे। दोस्तों मैंने इसको इम्पोर्टेंट लगवाया था और ये एग्जाम के अंदर छपने वाला प्रश्न है। या तो आपको पूछ सकते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, और यह आपको खालिस्तान के बारे में पूछ सकते हैं। रजवाड़ा के शासक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करके भारतीय संघ में शामिल होते हैं। नेक्स्ट 5वां हमारा प्रश्न है इसका, अंधेरे की पदयात्रा से संकेत क्या है दोस्तों? दलित समुदाय की ओर किया गया है। अंधेरे की पदयात्रा से संकेत दलित समुदाय की ओर किया गया है। छठा है, मुस्लिम महिला अधिनियम कब बनता है? 1986 में पास किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दीजिए। पहला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन थे? गुट निरपेक्षता आंदोलन के प्रणेता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टिटो, कर्नल नासिर तथा डॉक्टर सुकर्णो गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता रह चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है हमारा कि प्रत्यक्षतावाद से क्या आशय है? प्रत्यक्षतावाद से आशय है कि अपने को राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। अपने को राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना ही प्रत्यक्षतावाद है। तीसरा हमारा है, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। तीसरा प्रश्न है, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? व्लादिमीर लेनिन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। ये भी आपके द्विभाषिक एग्जाम में आ चुका है प्रश्न और आपके बोर्ड के अंदर भी आ सकता है। चौथा है, सोवियत संघ के नेतृत्व में बने पूर्वी यूरोप के देशों में सैनिक गठबंधन का नाम क्या था दोस्तों? वार्सा पैक्ट था। क्या था? वार्सा पैक्ट था। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है हमारा, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई थी दोस्तों? किस प्रकार की अपनाई गई दोस्तों? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा है हमारा 7वां प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः किस बात पर जोर दिया गया? किस बात पर जोर दिया गया? औद्योगिक विकास पर दिया गया। किस बात पर? औद्योगिक विकास पर। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया दोस्तों? जुलाई 1969 के अंदर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 9वां है, संसद ने सूचना के अधिकार विधेयक को कब पास किया? 2002 के अंदर पास किया। 10वां प्रश्न है हमारा, पिछड़े वर्ग का पिता किसे कहा जाता है? पिछड़े वर्ग का पिता कहा जाता है दोस्तों किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और एग्जाम की दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है, आपको इम्पोर्टेंट इसको लगा देना है। 11वां है, बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा जब गिराया गया उस समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? तो कांग्रेस की थी। किसकी थी दोस्तों? कांग्रेस की सरकार थी।
12वां है 2019 में लोकसभा चुनाव में किस दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी को होता है। किस दल को होता है? भारतीय जनता पार्टी को होता है। हमारा चौथा प्रश्न है शीत युद्ध के कोई दो सैनिक विशेषताएं बताइए। शीत युद्ध की दो सैनिक विशेषताएं थी। पहली थी सैन्य गठबंधन का निर्माण करना और इनमें अधिक से अधिक देशों को शामिल करना था। दूसरा है शस्त्रीकरण करना, परमाणु मिसाइलों को बनाना तथा उन्हें युद्ध के महत्व ठिकानों पर स्थापित करना। पांचवा प्रश्न है हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन ने द्वीप ध्रुवीयता को कैसे चुनौती दी? पहला है दोस्तों एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के नव स्वतंत्र देशों को गुटों से अलग रखने का तीसरा विकल्प देकर तथा शांति व स्थिरता के लिए दोनों गुटों में मध्यस्थता द्वारा दो ध्रुवीयता को चुनौती दी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं छठा हमारा प्रश्न है चेकोस्लोवाकिया के विघटन का संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। आंसर है सोवियत संघ के साम्यवादी गठबंधन से मुक्त होकर लोकतंत्रीय आंदोलन में चेकोस्लोवाकिया में राष्ट्रवादी ज्वार उठा और चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्ण ढंग से चेक और स्लोवाकिया नामक दो देशों में विभाजित हो गया। चेकोस्लोवाकिया इन्हीं दो राष्ट्रीयता से मिलकर बना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सातवां प्रश्न है मिखाइल गार्बाचेव पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। मिखाइल गार्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। आपको छोटा प्रश्न आ सकता है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गार्बाचेव थे। उन्होंने सोवियत संघ में प्रेस्ट्रोइका यानी पुनर्रचना तथा ग्लासनोस्ट यानी खुलेपन के आर्थिक और राजनीतिक सुधार शुरू किए तथा शीत युद्ध को समाप्त किया। नेक्स्ट आठवें प्रश्न की बात करते हैं। आठवां प्रश्न है लिटे क्या था? लिटे का पूरा नाम दोस्तों ये छोटा प्रश्न आ सकता है। लिटे का पूरा नाम क्या था? तो आपको लिखना है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। क्या था दोस्तों? ये इस लिटे का पूरा नाम है। क्या है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। क्या है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ये कब बनता है दोस्तों? 1983 के बाद से श्रीलंका में सक्रिय एक उम्र तमिल संगठन रहा है जो श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग को लेकर श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष करता रहा है। दोस्तों एक छोटा यही बन सकता है लिटे क्या है? तो लिटे क्या है? सिर्फ ये भी लिख सकते हो आप कि लिटे क्या है? श्रीलंकाई क्या है? तमिल संगठन है, आतंकवादी संगठन है। नेक्स्ट हम नवे प्रश्न की बात करते हैं। नवा प्रश्न है आपके दृष्टिकोण में मानवता की सुरक्षा में व्यापकतम अर्थ में कौन कौन सी सुरक्षा को शामिल किया जाएगा? मानवता की सुरक्षा के व्यापकतम अर्थ में हम युद्ध, जनसंहार, आतंकवाद, अकाल, महामारी, प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के साथ साथ अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति को भी शामिल कर सकते हैं। 10वां प्रश्न है बाहरी सुरक्षा हेतु गठबंधन बनाने से क्या आशय है? गठबंधन बनाना यानी गठबंधन में कई देश शामिल होते हैं और सैन्य हमले को रोकना तथा अथवा उससे रक्षा करने के लिए समवेत कदम उठाते हैं। अधिकांशतः गठबंधनों को लिखित संधि से एक औपचारिक रूप मिलता है जिसमें यह स्पष्ट होता है कि खतरा किससे है। गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं। गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं। 11वां प्रश्न है अराल के आसपास हजारों लोगों को अपना घर क्यों छोड़ना पड़ा? तो इसका आंसर होगा अराल के आसपास बसे हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा क्योंकि पानी में विषाक्त होने से मत्स्य उद्योग नष्ट हो गए। यानी पानी के अंदर जहां विष मिल गया उसके कारण मत्स्य जो उद्योग था, लोगों को आजीविका का एकमात्र साधन था, वो नष्ट हो गया। जिससे इसके बाद में दोस्तों जहाजरानी उद्योग और इससे जुड़े तमाम कामकाज खत्म हो गए। पानी में नमक की सांद्रता बढ़ जाने से पैदावार कम हो गई, जिसके कारण दोस्तों अराल के आसपास के हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। अगर खाने के लिए खाना और पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं होगा तो छोड़ना तो पड़ेगा, ये तो निश्चित रूप से। इसमें क्या कहना है? 12वां प्रश्न है विपक्षी दल से क्या अभिप्राय है? विपक्षी दल जो दल सरकार की नीतियों और कार्यक्रम की कमियों को उजागर कर उनकी आलोचना करे उसे विपक्षी दल कहा जाता है। ये तो आप सभी को पता ही है, आप 12th क्लास के अंदर हो। विपक्षी दल क्या है? तो इस समझदार लोग हो फिर भी मैं बता देता हूँ, जो दल सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को उजागर कर उनकी आलोचना करे उसे विपक्षी दल कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 1967 तक भारत में संगठित विरोधी दल का अभाव था, परंतु वर्तमान में भारत में संगठित विरोधी दल पाया जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं 13वें प्रश्न की। भारत के किन्हीं 3 राष्ट्रीय पार्टियों के नाम और चुनाव चिन्ह बताइए। ये भी दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से अच्छा प्रश्न है, आ सकता है। पहली पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, जिसका चुनाव चिन्ह है हाथ। दूसरी है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। तीसरा है बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है हाथी। क्या है? हाथी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 14वें प्रश्न की। दक्षिणपंथी विचारधारा क्या है? दक्षिणपंथी विचारधारा क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। दक्षिणपंथी विचारधारा खुली प्रतिस्पर्धा और बाजारमूलक अर्थव्यवस्था के समर्थक है। दक्षिणपंथी विचारधारा है जो खुली प्रतिस्पर्धा और बाजारमूलक अर्थव्यवस्था की समर्थक है। इसके अनुसार सरकार को अर्थव्यवस्था में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भारत में भूतपूर्व स्वतंत्र पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी दक्षिणपंथी की राजनीतिक पार्टियां है। दोस्तों इसके अंदर आपको एक छोटा प्रश्न बन रहा है कि दक्षिणपंथी विचारधारा से संबंधित वर्तमान राजनीतिक पार्टी कौन सी है। तो इसके बारे में ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो भारत में वर्तमान सरकार है, वो किस विचारधारा से संबंधित है। दोस्तों दक्षिणपंथी विचारधारा से संबंधित है और ये प्रश्न एग्जाम के अंदर आ सकता भी है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 15वें प्रश्न की। 15वां प्रश्न है जेपी कुमारप्पा कौन थे। जेपी कुमारप्पा का जन्म 1852 में हुआ था। इनकी असली नाम जेसी का कार्नोलियस था। इन्होंने अमेरिका में अर्थव्यवस्था और चार्टेड अकाउंटेंट की शिक्षा प्राप्त की। ये महात्मा गांधी के अनुयायी थे। उनकी कीर्ति थी इकोनॉमी ऑफ परमानेंस को बड़ी ख्याति मिली थी। दोस्तों ये आ सकता है एग्जाम के अंदर कि इकोनॉमी ऑफ परमानेंस कीर्ति के लेखक कौन है। तो कौन है? जेपी कुमारप्पा। कौन है? जेपी कुमारप्पा इनके लेखक है। ये योजना आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं 16वें प्रश्न की। आया राम गया राम किस वर्ष से संबंधित घटना है और ये टिप्पणी किस व्यक्ति के संदर्भ में क्यों की गई है। आया राम गया राम सन 1967 के वर्ष से संबंधित घटना है। ये टिप्पणी कांग्रेस के हरियाणा राज्य के एक विधायक रामलाल के संबंध में की गई थी, जिसे एक पंखवाड़े के अंदर 3 दफ़ा अपनी पार्टी बदल ली थी। दोस्तों आया राम गया राम का संबंध किस वर्ष से है? दोस्तों 1967 से है और ये घटना कांग्रेस के हरियाणा राज्य के एक विधायक थे, जिसका नाम था रामलाल। क्या था? रामलाल के संबंध में, जिसने एक पखवाड़े के अंदर 3 दफ़ा अपनी पार्टी बदल ली थी। और मेरा आपसे सवाल है कि 12th में पढ़ने वाले सभी विधायक एक पखवाड़े के अंदर कितने दिन होते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं 17वें प्रश्न की। 17वां प्रश्न है दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे पर अविश्वास करते हैं, इससे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक क्षेत्र एकजुट होकर अपना प्रभाव नहीं जमा पाते हैं। इस कथन की पुष्टि में 2 उदाहरण दे तथा दक्षिण एशिया को मजबूत बनाने के उपाय भी बताइए। अथवा के अंदर दक्षिण एशिया क्षेत्र में विशेषताओं को स्पष्ट करें। दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे पर अविश्वास करते हैं, जिसके कारण ये देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक स्वर में नहीं बोल पाते हैं। इस कारण ये क्षेत्र वहाँ एकजुट होकर अपना प्रभाव नहीं जमा पाते हैं। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और पाक के विचारधारा सदैव एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दूसरा है दक्षेश के अन्य सदस्य देशों को हमेशा का ये डर सताता रहता है कि भारत कहीं बड़े होने का दबाव हम पर न बनाए। उसके आगे दक्षिण एशिया को मजबूत बनाने के उपाय क्या है? सभी देश आपस में एक दोस्तों आज मेरा गला बहुत ख़राब है, इसलिए मैं नहीं कहीं धीरे धीरे एकदम दब जाता है गला। इसका दोस्तों दक्षिण एशिया को मजबूत बनाने का उपाय क्या है कि सभी देश आपस में एक दूसरे पर विश्वास करें। दूसरा है इन्हें दक्षेश के मंच पर परस्पर के विवादों को अलग रखते हुए व्यापारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग की दिशा में सार्थक पहल करनी चाहिए। तीसरा है बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप पर रोक लगाई जाए। अथवा के अंदर आता दक्षिण एशिया की विशेषता क्या है? दक्षिण एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सद्भाव और शत्रुता, आशा और निराशा तथा पारस्परिक शंका और विश्वास साथ साथ बसते हैं। दूसरा है सामान्यतः बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को इंगित करते के लिए दक्षिण एशिया पद का व्यवहार किया जाता है। इस क्षेत्र में जब अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। तीसरा है उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूर्व में मौजूद
बंगाल की खाड़ी से यह क्षेत्र एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आता है। चौथा है दक्षिण एशिया विविधताओं से भरा पूरा इलाका है, फिर भी भू राजनीतिक धरातल पर यह एक क्षेत्र है। 18वां प्रश्न है हमारा, पर्यावरण प्रदूषण के कोई 4 उपाय लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण के 4 उपाय लिखने हैं। अथवा के अंदर है, पर्यावरण के संदर्भ में हम मूल वासियों के अधिकारों की रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के 4 उपाय दोस्तों, समग्र चिंतन की आवश्यकता। पहला है समग्र चिंतन की आवश्यकता। पश्चिम जगत की भौतिक चिंतन में इस बात पर जोर दिया जाता है कि इस पृथ्वी पर वह प्रकृति पर जोर कुछ भी है वह मानव के उपभोग के लिए हैं, अतः आवश्यकता मानव की सोच बदलने की है। इसके लिए समग्र चिंतन आवश्यक है। दूसरा है वन संरक्षण। वन संरक्षण होना अति आवश्यक है। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना अति आवश्यक है। तीसरा है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जनसंख्या का नियंत्रण भी आवश्यक है। और चौथा है वन्य जीवन का संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण के लिए वन जीवन संरक्षण के साथ साथ वन्य जीवन का संरक्षण करना चाहिए। वन का संरक्षण भी करना चाहिए और वन्य जीवों का भी संरक्षण करना चाहिए। दोस्तों, आपके बोर्ड के अंदर एक प्रश्न है जो पर्यावरण के संबंध से 100% छपने वाला है। छपेगा चाहे कौन सा भी, लेकिन एक प्रश्न जो छपेगा वो पर्यावरण से संबंधित छपेगा। वो भी कितने नंबर का? 3 नंबर का छपेगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अथवा के अंदर जो प्रश्न था हमारा। अथवा के अंदर था कि हम पर्यावरण के संदर्भ में मूलवासियों के अधिकारों की रक्षा निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला है मूलवासियों की प्राकृतिक आवास अर्थात वन क्षेत्र को कुल भूमि क्षेत्र का 33.3% तक बढ़ा दिया जाना चाहिए। दूसरा है आदिवासियों को उनकी राजनीतिक संरक्षण दिया जाए, परंपरा में परिवर्तन किए बिना मूल रूप में। तीसरा है आदिवासियों यानी मूलवासियों को संगठित करके विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिनिधित्व दिलाया जाना चाहिए। चौथा है आदिवासियों को शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधित मार्गदर्शन देकर मुख्य धारा को लाया जाए, के साथ साथ जुड़ने में उनके स्वतः इच्छा जागृत की जाए। ये दोस्तों अपना 18वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। 19वां प्रश्न है आरक्षण व्यवस्था के पक्ष में कोई 4 तर्क देने हैं। और अथवा के अंदर है आरक्षण नीति के विरोध में कोई 4 तर्क दीजिए। आरक्षण व्यवस्था के पक्ष में तर्क। आरक्षण व्यवस्था के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। पहला तर्क है सामाजिक सम्मान में वृद्धि। आरक्षण की नीति के फलस्वरूप कमजोर वर्ग के लोग सार्वजनिक सेवा के किसी भी उच्च पद को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे, जिससे उनके सामाजिक सम्मान में वृद्धि होगी। दोस्तों, आरक्षण का मतलब क्या है? छूट देना है। क्या है? छूट देना। किसी विशेष कार्य को आगे बढ़ने के लिए छूट देना चाहिए। दोस्तों, आरक्षण के अंदर जो जैसे ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो ये एक आरक्षण से निम्न वर्ग के जो छात्र है वो नौकरी पा करके एक अच्छी नौकरी पाता है तो उनको क्या मिलता है दोस्तों? सामाजिक सम्मान में वृद्धि होती है कि नहीं होती है? होती है। तो यही एक आरक्षण का क्या है? तर्क देते हैं हम कि आरक्षण की नीति के फलस्वरूप कमजोर वर्ग के लोग सार्वजनिक सेवा के किसी भी उच्च पद को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे, जिससे उनकी सामाजिक सम्मान में वृद्धि होगी। दूसरा है राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि। आरक्षण की नीति के कारण समाज में उच्च वर्गों के साथ साथ निम्न वर्गों को भी शासन प्रणाली और राजनीतिक व्यवस्था में अपनी भागीदारी निभाने का अवसर मिलता है। तीसरा है राजनीतिक चेतना में वृद्धि। कमजोर वर्गों को शिक्षित लोग अब अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति पहले से अधिक जागरूक है। चौथा है आर्थिक उन्नति में साइक आरक्षण की नीति से समाज के गरीब वर्गों के लिए वर्षों से रुके हुए व्यवसाय के अवसर खुलेंगे, जिससे उनकी आर्थिक उन्नति होगी। ये दोस्तों थे आपको आरक्षण से संबंधित तर्क दे दिए हमने। अब हमारा अथवा के अंदर है आरक्षण नीति के विरोध में तर्क। क्या है? आरक्षण की नीति के विपक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं, इसके क्या नुकसान है, क्या है? समानता के सिद्धांत के विरुद्ध, यानी जो आरक्षण है वो समानता नहीं दिला पा रहा है। जो जैसे जितना एससी को मिल रहा है, जितना एसटी को मिल रहा है, उतनी ओबीसी को नहीं मिल रहा है। जितना ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है उतना जनरल को नहीं मिल रहा है। तो ये एक समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है, समानता नहीं है। आरक्षणीय व्यवस्था समानता के मूल अधिकार के विरुद्ध है। दूसरा है जातिगत भेदभाव को बढ़ावा। इस व्यवस्था से जातिवाद का बहुत अधिक बढ़ावा मिला है, यानी जातिगत भेदभाव होते हैं और इससे जातिवाद में बहुत अधिक बढ़ावा मिलता है। तीसरा है आरक्षण का लाभ सभी को समान रूप से नहीं। आरक्षण का लाभ
अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के सभी लोगों को नहीं मिल पाया है। इससे लाभ इन जातियों के एक छोटे से वर्ग ने उठाया है। चौथा है निर्भरता को बढ़ावा। निर्भरता को बढ़ावा क्या है? आरक्षण के कारण अनुसूचित जातियां और जनजातियां तथा पिछड़े वर्गों की आत्मनिर्भरता में कमी हुई है। नेक्स्ट हम 20वें प्रश्न की बात करते हैं। 20वां प्रश्न है 1989 के बाद कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित प्रदर्शन का क्या रुझान रहा? अथवा के अंदर है ये कहना कहाँ तक उचित है कि भारत में कुछ सहमति बनाने में गठबंधन सरकार ने सहायता की है? कांग्रेस, इसका पहले का आंसर है दोस्तों कांग्रेस। 1989 के बाद कांग्रेस के निर्वाचन प्रदर्शन में गिरावट आई है तथा प्रत्येक चुनाव में कांग्रेस के वोट एवं सीटें कम होती चली गई तथा जो पार्टी 1960 एवं 70 के दशक में 2/3 बहुमत प्राप्त कर लेती थी वह अपने दम पर इतनी सीटें भी नहीं जीत पाती कि वह अपनी सरकार बना ले। 2004 के 14वीं और 2009 के 15वीं लोकसभा के चुनाव के पश्चात कांग्रेस अन्य दलों के सहयोग से केंद्र राजनीति में सरकार बनाने में सफल रही, लेकिन 2014 के 16वीं लोकसभा चुनाव में उसे केवल 44 सीटें तथा 2019 की लोकसभा चुनाव में केवल 52 सीटें ही प्राप्त हुई है। दूसरा है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी 1989 के बाद भारतीय जनता पार्टी की वोट और सीटें बढ़ती गई तथा भारतीय राजनीतिक में इसने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया और 1998, 1999, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और केंद्र में सरकार बनाई। अथवा का उत्तर है दोस्तों हमारा कि गठबंधन सरकार की सहमति बनाने में भूमिका। पहला है इसका कि पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति। गठबंधन सरकारों में शामिल राजनीतिक दलों में ये सहमति बनी कि पिछड़ी जातियों को शिक्षा व रोजगार को आरक्षण दिया जाए। दूसरा है केंद्र शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति, यानी गठबंधन सरकारों में प्रांतीय दल केंद्रीय सरकार में साझेदार बन रहे हैं। अब प्रांतीय और केंद्रीय दलों को भेद कम हो रहा है, यानी प्रांतीय और केंद्रीय दलों के बीच जो भेद है वो गठबंधन से कम होता जा रहा है। तीसरा है विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर जोर। विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर जोर दिया जा रहा है। गठबंधन सरकार में एक साझा कार्यक्रम होता है और इस कार्यक्रम को क्रियान्वित पर अधिक जोर दिया जाता है। विचारधारा का तत्व इस सरकार में गौण हो गया है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है हमारा कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की समस्या का वर्णन कीजिए। अथवा का अंदर हमारा प्रश्न है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी, व्याख्या कीजिए। दोस्तों ये जो दूसरा प्रश्न है ना ये वाला, ये प्रश्न दोस्तों बोर्ड के अंदर छप सकता है, कई बार आ चुका है और आपके द्वारसी के अंदर भी आ चुका है और बोर्ड के अंदर आ सकता है। दोस्तों मैं पूरी 100% तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसको पढ़ कर जरूर जाना। कहीं अगर आप पढ़ोगे तो कहीं 4 नंबर तो नहीं दिला दे आपको और बोर्ड के अंदर अच्छा स्कोर नहीं हो जाए आपको, इसलिए पढ़कर जरूर जाना। आंसर होगा दोस्तों भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने से भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में कई गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी। कई राज्यों के लोग अपनी भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग करने लगे। इसी कारण देश के कई भागों में लोगों द्वारा गंभीर आंदोलन आरंभ कर दिए गए और भारत सरकार को विवश होकर नए राज्य स्थापित करने पड़े। दूसरा है दोस्तों सन 1960 में मुंबई राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्यों में और 1966 में पंजाब राज्य को हरियाणा और पंजाब 2 राज्यों में बांटा गया इस प्रकार। नेक्स्ट है दोस्तों 1963 में नागालैंड और 1972 में मेघालय राज्य की स्थापना करनी पड़ी। इस वर्ष मणिपुर, त्रिपुरा भी अलग राज्य बने तथा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987 में वजूद में आए और नवंबर 2002 में 3 राज्य उत्तरांचल यानी उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन। 2014 में तेलंगाना का गठन। बावजूद भाषा के आधार पर जम्मू कश्मीर के डोगरालैंड और पश्चिम बंगाल के गोरखा राज्य, गुजरात के कच्छ राज्य, मध्य प्रदेश के विदर्भ राज्य की मांग भाषा के आधार पर ही की जा रही है। भाषाई क्षेत्रवाद की ये भावना देश की राजनीतिक और क्षेत्रीय एकता के लिए निरंतर खतरा बन रही है। यदि शुद्ध भाषात्मक एकरूपता आधार पर भारतीय संघ का गठन किया जाए तो हमारा देश इतनी अधिक राज्यों में बांटा जाएगा कि भारत के लिए एक राष्ट्र के रूप में अपना अस्तित्व कायम रखना असंभव हो सकता है। और अथवा के अंदर जो हमारा उत्तर है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत के सामने जो आई चुनौतियां थी उनका क्या क्या करना है। 3 चुनौतियां प्रमुख थी दोस्तों। पहली थी राष्ट्र निर्माण की चुनौती,
स्वतंत्रता के राष्ट्र निर्माण की चुनौती प्रमुख थी। यहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों, वर्गों, भाषा और संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। इनमें एकता कायम करने की एक हर क्षेत्र उप क्षेत्रीय पहचान को कायम रखते हुए देश की एकता को कायम रखा था। दूसरे देशी राज्यों को भारत संघ में शामिल करने की भी एक विकट समस्या थी। इस तरह स्वतंत्रता के बाद तात्कालिक प्रश्न राष्ट्र निर्माण की चुका था। दूसरा है दोस्तों लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करना। देश के सामने दूसरी प्रमुख चुनौती ही लोकतंत्र को कायम करने की थी। स्वतंत्रता के बाद भारत ने संसदीय प्रतिनिध्यात्मक लोकतांत्रिक मॉडल को अपनाया। ये आपका छोटा प्रश्न बन सकता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने संसदीय प्रतिनिध्यात्मक लोकतांत्रिक मॉडल को अपनाया, लेकिन अब देश के सामने ये चुनौती थी कि संविधान पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवहार की व्यवस्थाएं चलन में आए ताकि लोकतंत्र कायम रह सके। दूसरी चुनौती यह थी कि एक ऐसे समतामूलक समाज का गठन किया जाए जिसमें सभी वर्गों का भला हो सके। क्या हो सके? सभी वर्गों का भला हो सके। तीसरा है दोस्तों आर्थिक विकास हेतु नीति निर्धारण करना। स्वतंत्रता के समय देश के समकक्ष तीसरी प्रमुख चुनौती थी आर्थियों का निर्धारण करना था। अतः देश के सामने नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप आर्थिक विकास करने और गरीबी को खत्म करने के लिए कारगर नीतियों का निर्धारण करने की चुनौती थी। नेक्स्ट हम 22वें प्रश्न की बात करते हैं। 22वां प्रश्न है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। एक के कामराज पर लिखना है टिप्पणी, दूसरी लिखना है राम मनोहर लोहिया। अथवा के अंदर निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। 1971 की गरीबी हटाओ की राजनीति। तीसरा है इंदिरा गांधी बनाम सिंडिकेट। के कामराज पहला का आंसर है के कामराज का जन्म 1903 में हुआ था। ये देश के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने कांग्रेस के एक प्रमुख नेता के रूप में अत्यधिक ख्याति प्राप्त की। उन्हें मद्रास तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पद पर रहने का सौभाग्य मिला। मद्रास प्रांत में शिक्षा का प्रसार और स्कूली शिक्षा को दोपहर का भोजन देने की योजना लागू करने के लिए उन्हें अत्यधिक ख्याति प्राप्त हुई। उन्होंने 1963 में कामराज योजना के नाम से मशहूर एक प्रस्ताव रखा जिसके अंतर्गत उन्होंने सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को त्यागपत्र देने का सुझाव दिया ताकि जो अपेक्षाकृत कांग्रेस पार्टी की युवा कार्यकर्ता है वह पार्टी के काम संभाल सके। वह कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं और 1975 में उनका देहांत हो गया। ये के कामराज के बारे में जानकारी है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया का जन्म 1910 में हुआ था। वह समाजवादी नेता विचारक थे तथा स्वतंत्रता सेनानी और सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य भी थे। वह मूल पार्टी के विभाजन के बाद सोशलिस्ट पार्टी एवं बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता बने। 1963 से 1966 तक लोकसभा सांसद रहे हैं। वह मैनकाइंड एवं जन नामक पत्रिकाओं के संपादक रहे हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एक है मैनकाइंड और जन नामक दो पत्रिकाएं हैं। उनके संपादक कौन रह चुके हैं दोस्तों? राम मनोहर लोहिया है। कौन रह चुके हैं? राम मनोहर लोहिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैनकाइंड एंड जन पत्रिका के संपादक कौन है? राम मनोहर लोहिया। इसके आगे है गैर यूरोपीय समाजवादी सिद्धांत के विकास में उनका मौलिक योगदान रहा। वह भारतीय राजनीति के क्षितिज पर एक गैर कांग्रेसवादी विचारधारा के संयोजनकर्ता और राजनीतिक कार के रूप में उभरे। उन्होंने जीवन भर दलित और पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए जाने की वकालत की। उन्होंने प्रारंभ में नेहरू के खिलाफ मोर्चा खोला। भाषा की दृष्टि से वह अंग्रेजी की घोर विरोधी थे। उनका देहांत 1967 में हुआ था। और अब अथवा के अंदर जो उत्तर है इसके बारे में चर्चा करते हैं। 1971 के गरीबी हटाओ की राजनीति। 1971 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ के नारे को मतदाताओं ने अधिक पसंद करते हुए श्रीमती गांधी को भारी विजय दिलाई। इसके आगे गरीबी हटाओ कार्यक्रम के अंतर्गत 1970-71 से नीतियों और कार्यक्रम बनाए जाने लगे तथा इस कार्यक्रम पर अधिक से अधिक धन खर्च किया जाने लगा। परंतु 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध एवं विश्व स्तर पर पैदा हुए तेल संकट के कारण श्रीमती गांधी ने गरीबी हटाओ कार्यक्रम की राशि में कटौती करना शुरू कर दिया, जिससे ये नारा कमजोर पड़ने लगा और केवल 5 साल के अंदर श्रीमती गांधी की गरीबी हटाओ की राजनीति असफल हो गई। परिणामतः 1977 के चुनाव में श्रीमती गांधी को पराजय का सामना करना पड़ा तथा जनता पार्टी को सत्ता प्राप्त होती है।
नेक्स्ट हम इसका दूसरा है इंदिरा गांधी बनाम सिंडिकेट। सन 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद कुछ कांग्रेसी दक्षिणपंथी दलों के साथ जबकि कुछ कांग्रेसी वामपंथी दलों के साथ समझौते का समर्थन करते रहे थे। दक्षिणपंथी दलों के साथ समर्थन का पक्ष लेने वाले नेताओं में कामराज, एस.के. पाटिल, निजलिंगप्पा तथा मोरारजी देसाई प्रमुख थे और इन समूह को सिंडिकेट के नाम से जाना जाता है। वामपंथी दलों के साथ समझौते के समर्थक युवा तुर्क कांग्रेसी तथा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इन दोनों के बीच मतभेद 1967 में राष्ट्रपति के पद में प्रत्याशी को लेकर मतभेद हुए जो पार्टी का विभाजन का कारण बने। 1969 में श्रीमती गांधी द्वारा मोरारजी देसाई में वित्त विभाग वापस लेने के कारण श्रीमती गांधी और सिंडिकेट के बीच मतभेद अत्यधिक बढ़ गए और फलतः 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो आपको छोटा प्रश्न यहाँ आ सकता है कि कांग्रेस का विभाजन कब होता है। कांग्रेस का विभाजन कब होता है? 1969 के अंदर कांग्रेस का विभाजन होता है। ये छोटा प्रश्न यहाँ बन सकता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 23वें प्रश्न की। 23वां प्रश्न दोस्तों सुमेलित करने वाला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों में वैश्विक संस्थाओं को असुमेल उनके कायम करें। मैंने दोस्तों सीधे कर दिए, आपको याद रखने की दृष्टि से सीधा ही काम कर दिया है कि आपको याद करना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों महासभा का क्या काम है दोस्तों? वैश्विक मामलों पर बहस मुबाहिस करना महासभा का कार्य है दोस्तों, जो वैश्विक मामलों पर बहस मुबाहिस करना। दूसरा है एमनेस्टी इंटरनेशनल का कार्य है मानवाधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करना और प्रकाशित करना। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है दोस्तों? एमनेस्टी इंटरनेशनल जिसका कार्य है मानवाधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट को तैयार करना और प्रकाशित करना। तीसरा है हमारा विश्व बैंक क्या है? विश्व बैंक है अपना सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देना। विश्व बैंक का काम है जो अपने सदस्य देश हैं उनको एक तो आसान ऋण देना और ऋण और अनुदान देना। तीसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसका है सबके लिए स्वास्थ्य उपलब्ध होना। जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देश हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? सबके लिए स्वास्थ्य होना अति आवश्यक है। अथवा के अंदर जो प्रश्न था वह है आपातकाल में आश्रम एवं चिकित्सा सहायता मुहैया कराना। ये किसका कार्य दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का काम है। किसका है दोस्तों? आपातकाल में आश्रम एवं चिकित्सीय सहायता मुहैया कराना किसका काम है? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का है। दूसरा है विभिन्न राष्ट्रों में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं की जांच करना। ये किसका काम है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का है। तीसरा है विश्व में साहित्य के अनुदान में प्रसार में और सहायता करना। ये किसका काम है दोस्तों? यूनेस्को का काम है। किसका है? यूनेस्को का काम है। चौथा है दोस्तों गरीबी उन्मूलन, वन्य ऊर्जा तथा पर्यावरण प्रबंधन का कार्य किसका है? यूएनडीपी का है। किसका है दोस्तों? यूएनडीपी का है। ये मैंने आपको दिला दिया, यूएनडीपी का काम है। तो दोस्तों आज हमने 5वां मॉडल पेपर संजीव डैशवर का संपूर्ण हल कर लिया है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपका एग्ज़ाम तो निश्चित तौर पर होगा और अंत में मैं आपके इस राजनीतिक विज्ञान के अति मोस्ट प्रश्न भी लेकर के आने वाला हूँ। और संपूर्ण जो मैं बता रहा हूँ उनमें से आपको दोस्तों अगर आपको 23 प्रश्न आ रहे हैं, 23 में से 15 प्रश्न तो लगभग जो मैं बताऊंगा उस प्रश्न से मिलने वाले हैं। और क्या पता ईश्वर की कृपा रही तो 100 में से 100% प्रश्न भी इस पेपरों में से आ सकते हैं। आप बेस रास्ते अगर आप पैदल जाते हो, घर पर फ्री बैठे हो तो मोबाइल का सदुपयोग करें और हर पल इनको सुनते रहें। सुनने से कुछ तो याद होता है, 1-2 बार सुनोगे तो पूरा याद हो जाएगा। और आपसे एक विशेष निवेदन है कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और ज्वाइन जरूर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल की सदस्यता जरूर लेवे। दोस्तों मैंने भी 12th पिछले वर्ष भी की थी और जिसमें मेरे 91% बने हैं और वर्तमान में मैं रेगुलर BSTC कर रहा हूँ। और BSTC के संदर्भ में जितनी भी जानकारियाँ हैं दोस्तों मैं रेगुलर कर रहा हूँ। तो जो भी कैसे BSTC करना है, क्या प्रोसेस होता है, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी इस चैनल पर डालने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितनी आपको हेल्प चाहिए वो हेल्प करने वाला मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।